अपॉइंटेड कमीशन था जो कि 1882 में एस्टेब्लिश हुआ था, बना था। इट वाज एस्टेब्लिश टू एग्जामिन द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड टू मेक रिकमेंडेशन फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। ये एस्टेब्लिश हुआ ताकि जो स्टेट ऑफ एजुकेशन है भारत में उसको रिकमेंड किया जा सके इसको इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये तो हमारा हंटर कमीशन का इंट्रोडक्शन हुआ। अभी पढ़ते हैं हंटर कमीशन के मेन फीचर्स क्या थे। हंटर कमीशन के जो मेन फीचर्स, पहला था कि द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड प्राइमरी टू असेस द प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। देखिए उस टाइम पे सबसे ज्यादा दिक्कत थी हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में, सबसे ज्यादा दिक्कत थी प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि प्राइमरी एजुकेशन इज द एजुकेशन विच इज फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ क्लासेस एट द, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं इसको हिंदी में, प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए प्राइमरी एजुकेशन। तो हंटर कमीशन को इस तरीके से अपॉइंटेड किया गया था ताकि जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन का डेवलपमेंट हो सके, मतलब प्राथमिक शिक्षा में प्रगति हो सके, डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद आता है प्रेफरेंस वाज गिवन टू लिटरेट कैंडिडेट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। देखिए आपको पता है लिटरेट कैंडिडेट्स कौन होते हैं। इलिटरेट तो होते हैं हमारे जो विचार, मतलब जो पढ़ने लायक नहीं होते, अनपढ़ होते हैं इलिटरेट, और लिटरेट होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, उनको लिटरेट कहते हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं। और तो प्रेफरेंस उन लोगों को दी गई जो मतलब जो लिटरेट कैंडिडेट्स थे गवर्नमेंट जॉब्स में। उसके बाद आता फर्स्ट एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन दिस, लॉर्ड रिपन। जो पहला एजुकेशन कमीशन था वो उसके लिए अपॉइंटेड किया गया लॉर्ड रिपन को। फिर है सेकेंडरी स्कूल करिकुलम वाज आल्सो रिवाइज्ड विद एकेडमिक एंड वोकेशनल कोर्सेज डाइवर्सिफाइड। देखिए दोस्तों, वोकेशनल कोर्स होते हैं हमारे, जितने भी अदर देन एकेडमिक कोर्स होते हैं वो सारे वोकेशनल कोर्स होते हैं। वोकेशनल कोर्स होते हैं जिसमें किसी स्किल को एनहेंस किया जाता हो। अभी जैसे हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी वोकेशनल कोर्स का इंट्रोडक्शन काफी करिकुलम में डाला गया है उनके द्वारा। वोकेशनल कोर्स पे काफी एम्फेसिस है अभी प्रेजेंट टाइम में, एम्फेसिस ऑन द वोकेशनल कोर्स एट द प्रेजेंट टाइम। एंड ये तो बताया गया सेकेंडरी स्कूल करिकुलम को भी दोबारा रिवाइज किया गया, एकेडमिक और वोकेशनल कोर्स को भी डाइवर्सिफाइड किया गया। फिर आता है मिशनरी स्कूल्स वर डिस्करेज्ड। मिशनरी स्कूल देखिए दोस्तों क्या होते हैं। मिशनरी स्कूल्स ऐसे स्कूल्स होते हैं जो किसी धर्म को प्रचार के लिए बनाए जाते हैं। जैसे क्रिश्चियन धर्म को प्रचार के लिए कुछ मिशनरी स्कूल्स होते हैं। तो इस प्रकार उनको डिस्करेज किया गया, मतलब एनकरेज नहीं किया गया, उनको डिस्करेज किया गया, उनको डी एम्फसाइज किया गया, डी एम्फसाइज किया गया, ये मतलब होगा हमारा डिस्करेज का। तो ये तो हमारे मेन फीचर्स थे हंटर कमीशन के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी हैं जो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। ये जो कमीशन था हंटर कमीशन, ये आउटकम था एजिटेशन, मतलब जो आंदोलन हुआ था काउंसिल इन लंदन में, उसका कंसिक्वेंसेस मान सकते हो या आउटकम मान सकते हो। किसका आउटकम था ये? काउंसिल इन लंदन में जो आंदोलन हुआ था उसका, हंटर कमीशन। फिर आता है कि जो फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो हंटर कमीशन को ही जाना जाता है फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से, जो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको पिछली स्लाइड में, ये 3 फरवरी 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा और सर विलियम हंटर, जो कि मेंबर्स थे, सदस्य थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और चेयरमैन भी थे विद अदर 21%, मतलब 21 मेंबर और 21 सदस्य और थे इनके, इसके अलावा बिसाइड द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के अलावा। दिस कमीशन को इज ऑल्सो नोन एज हंटर कमीशन। तो ये तो मैंने बता ही दिया इसमें कि इंडियन एजुकेशन कमीशन था ये हमारा। और देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे इंडियन एजुकेशन कमीशन, इसको ही हंटर कमीशन कहते हैं। बस ये बेसिक से चीजें बताई गई है इसमें, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दी। तो ये तो था हमारा हंटर कमीशन के बारे में। उसके बाद अभी नेक्स्ट कमीशन आता है हमारा राधा कृष्ण कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन। तो देखिए दोस्तों, राधा कृष्ण कमीशन, तो इसके बारे में तो मेरे को नहीं लगता कि बताना जरूरी होगा कि किन्होंने इसको स्टार्टिंग किया था। आपको पिक्चर दिखाई दे रखा है, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इसका स्टार्टिंग किया था।
सर राधा कृष्ण कमीशन के बारे में मैं अभी और विस्तार पूर्वक बताता हूँ आप लोगों को। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आप लोगों के सामने, विच कमीशन इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, आंसर टिक कर देना डायरेक्ट कि राधा कृष्ण कमीशन इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। फिर आता है, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं इसके बारे में। राधा इट इस फीचर्स आर, अभी इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। पहला फीचर है द फर्स्ट मेजर इनिशिएटिव इन एजुकेशन टेकन अप बाय गवर्नमेंट after independence was the appointment of University Education Commission 1948 to 1949। इसमें यह बताया गया है कि जो फर्स्ट मेजर मतलब जो सबसे मेन इनिशिएटिव पहल ली गई एजुकेशन में, शिक्षा में, वो सरकार के द्वारा ली गई। और कब ली गई? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के तौर पे ली गई, जिसको हम कहते हैं राधा कृष्ण कमीशन। तो ये तो इसका फर्स्ट फीचर था। आगे पढ़ते हैं अभी। द कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये तो मैंने बता दिया कि जो इनकी जो चेयरमैनशिप किसने की थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने की थी, इसलिए इनको जाना जाता है राधा कृष्ण कमीशन के बारे में। द कोर्स ऑफ स्टडी इन द यूनिवर्सिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू द मेंटेनेंस ऑफ साउंड बैलेंस बिटवीन ह्यूमैनिटीज एंड साइंस एंड बिटवीन प्योर साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग। इसमें ये बताया गया है दोस्तों सेकंड पॉइंट में कि जो स्पेशल रेफरेंस मतलब जो विशेष रेफरेंस अधिकार जो दिए गए थे वो ह्यूमैनिटीज और साइंस यानी आर्ट्स को ही जाना जाता है। ह्यूमैनिटीज के आर्ट्स को ही ह्यूमैनिटीज कहते हैं और साइंस जो कि हमारा विज्ञान होता है। तो विश्वविद्यालय में जो पढ़ाने का जो रेफरेंस था वो ह्यूमैनिटीज और साइंस को के बीच का संतुलन लिया उन लोगों ने। मतलब जो भी विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा उसको इस बात से ये बात उन्होंने फोकस में रखा कि ह्यूमैनिटीज और साइंस का उसमें करिकुलम का उसमें बैलेंस हो। ऐसा नहीं हो कि ह्यूमैनिटीज ज़्यादा पढ़ाई जाए साइंस कम पढ़ाई जाए, या साइंस ज़्यादा पढ़ाई जाए ह्यूमैनिटीज कम पढ़ाई जाए। उन्होंने इस तरीके से फ्रेम किया करिकुलम को, पाठ्यक्रम को, ताकि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में दोनों का एक अपना संतुलन बना रहे। द स्टैंडर्ड ऑफ एडमिशन इन यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफ स्टडीज इज रेस्पेक्ट थ्रू डिजायरेबिलिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अभी आप लोगों को पता है कि अभी फिलहाल हमारा नीट का एग्जाम हुआ था, जो कि कंडक्ट कराया गया था एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। उसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें क्या आ रही थी कि स्टैंडर्ड ऑफ एडमिशन स्टैंडर्ड नहीं था। एक तरीके से अगर समझा जाए तो कि स्टैंडर्ड नहीं था उसमें। मैं बता देता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ एडमिशन को यहाँ पे फोकस दिया गया यूनिवर्सिटी एडमिशन में। और एक बात और थी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराए जाएंगे उसमें एडमिशन का स्टैंडर्ड को विशेष फोकस में रखा गया, उसको विशेष ध्यान दिया गया उस पर। फिर आता है द प्रोविजन ऑफ एडवांस स्टडी इन इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, लिटरेचर, लैंग्वेज, फिलोसफी एंड फाइन आर्ट्स। और जो एडवांस स्टडी थी जो हमारे इंडियन कल्चर में, भारत के जो सभ्यता में, जिसमें हिस्ट्री, इतिहास, लिटरेचर, साहित्य, लैंग्वेज, भाषा और फिलोसफी, दर्शन शास्त्र और फाइन आर्ट्स, उसके प्रोविजन को भी उन्होंने ध्यान रखा। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम राधा कृष्ण कमीशन कहते हैं। इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी थे, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने ओरली तरीके से आपको बता देता हूँ। जो पहला था कि ये 1948 से 49 इस ड्यूरेशन में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। ये इसका ड्यूरेशन था राधा कृष्ण कमीशन का। इट वाज द ड्यूरेशन ऑफ राधा कृष्णन कमीशन। ये बात आपको ध्यान में रखना है राधा कृष्ण कमीशन का। तो ये सारे फीचर्स थे राधा कृष्ण कमीशन के बारे में। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अंकुर और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो डालता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आगे आगे अगले लेक्चर्स में मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे हम लोग।
और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा।